हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष सिंह, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष टेक्निकल क्लासेज। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर लेके आए हैं डिजाइन ऑफ वन बेस स्लैब। तो इसके पहले हम आप लोगों को डिजाइन करा चुके हैं सिंगली बीम एंड डबली बीम का। तो अगर आप लोग मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले हमारा पहले वाला वीडियो देखें, और देखने के बाद आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हम सबसे पहले डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब को करने से पहले हम सबसे पहले चेक करेंगे ये हमारा जो डिजाइन है वन बेस स्लैब है या टू बेस स्लैब। तो हम सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे एज्यूम करते हैं डी ग्रेटर देन बी। डी ग्रेटर देन बी हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। उसके बाद हम एल एक्स निकालेंगे। एल एक्स क्या होता है, हमारा दिया रहता है इसे, ये सेक्शन है तो हमारा दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया रहेगा 3x8 मीटर, इसे दिया रहेगा। तो इसे हम x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे दिया रहेगा ये इसका वॉल का विड्थ दिया रहेगा, तो कुछ दिया रहेगा। मान लो यहाँ पे हम मान लेंगे m मान लेंगे, मान लो 2 मान लेंगे, यहाँ पे हम 200 mm मान लेंगे। तो हाँ एल एक्स निकालेंगे। यहाँ पे एल एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारा x 3 है तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे, उसके बाद प्लस ये 0.2 इज इक्वल टू 3.2। उसके बाद एल वाई निकालेंगे, जैसे 8 है प्लस 0.2 इज इक्वल टू 8.2। इसे हम शॉर्टर स्पैन बोलेंगे, इसे हम लॉन्ग स्पैन बोलेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करने के लिए हमारा वन वे है या टू वे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे, एस्पेक्ट रेशियो आर इज इक्वल टू हमारा होता है एल वाई अपान एल एक्स, लॉन्गर स्पैन अपान शॉर्टर स्पैन। तो लॉन्ग स्पैन हमारा हो गया 8.2 अपान 3.2। तो यहाँ से निकला हुआ जो हमारा आर होगा, यहाँ से जो एस्पेक्ट रेशियो होगा हमारा आर, यहाँ से निकाल एस्पेक्ट रेशियो जो हमारा आर होगा, अगर आर बड़ा होगा 2 से, अगर आर बड़ा हो, आर ग्रेटर देन 2 होगा, तो हमारा यहाँ पे वन वे होगा, वन वे स्लैब होगा। अगर हमारे यहाँ से निकला हुआ एस्पेक्ट रेशियो आर लेस देन 2 होगा, तो हमारा यहाँ से 2 वे एज्यूम ऑफ डी एंड एल इफेक्टिव फॉर प्रीलिमिनरी डिजाइन। तो हम सबसे पहले इसमें एज्यूम करेंगे एल इफेक्टिव। तो एल इफेक्टिव हम एज्यूम करते हैं। एल इफेक्टिव के लिए हमारा ये फार्मूला होता है, यहाँ बताएंगे। एल इफेक्टिव का हमारा फार्मूला होता है L प्लस बियरिंग बाई 2 प्लस बियरिंग 1 और 2 बाई 2, और उसके बाद L C प्लस D। इन दोनों में से हम मिनिमम लेते हैं, मिनिमम। तो हम ये भी बता दें आप लोगों के लिए कि बियरिंग कहाँ से लेंगे स्लैब में। तो बियरिंग हमारा एक टेबल है, तो जो कि इसमें है स्पैन और यहाँ पे बियरिंग है। अगर स्पैन हमारा 3.5 मीटर रहेगा तो बियरिंग हम लेंगे 200 mm। अगर हमारा स्पैन 5.5 मीटर होगा तो स्पैन लेंगे हम 300 mm। अगर हमारा स्पैन 7 मीटर होगा तो हम स्पैन लेंगे 400 mm। तो यहाँ से हम एल इफेक्टिव निकाल के, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया का फार्मूला होता है एल इफेक्टिव अपॉन डी इज लेस देन K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इंटू वॉल्यूम। तो हम देखेंगे K1 K2 K3 या K4 क्या होता है। तो हमारा K1 सबसे पहले हम बताएंगे K1 हमारा होता है, K1 ये डिपेंड करता है
स्पैन लेंथ पे डिपेंड करता है, स्पैन लेंथ पे। उसके बाद हमारा K2 डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट पे, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। और K3 है, K3 डिपेंड करता है हमारा परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। और K4 हमारा है डिपेंड ऑफ BW/DF रेक्टेंगुलर, ये केवल रेक्टेंगुलर के लिए है। उसके बाद हमारा K1 का मान हमारा 1 होता है, K2 का 1.1 से 1.6 तक इसका वैल्यू लेते हैं। K3 का भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है। तो उसके बाद हम यहाँ देखेंगे वैल्यू क्या रखेंगे, वैल्यू का मान। वैल्यू का मान यहाँ रखते हैं, वैल्यू का मान यहाँ होता है, वैल्यू हमारा कैंटिलीवर के लिए होता है L इफेक्टिव अपॉन D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कैंटिलीवर में 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम में 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कंटिन्यूस बीम में 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम वैल्यू यही रखेंगे 7, कैंटिलीवर के लिए 7, और सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, और कंटिन्यूस के लिए 26। तो यहाँ से हमारा डी आ जाएगा, डी इफेक्टिव डेप्थ हमारा यहाँ से एज्यूम करेंगे, यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद हम इसी एज्यूम से निकालेंगे कैलकुलेट ऑफ लोड, नहीं, कैलकुलेट ऑफ ओवरऑल डेप्थ, कैलकुलेट ऑफ ओवरऑल डेप्थ। तो हम निकालें ओवरऑल डेप्थ D इक्वल टू स्मॉल d प्लस इफेक्टिव कवर, स्मॉल d मतलब इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। तो इसके बाद हम यहाँ से ओवरऑल डेप्थ निकाल लेंगे। तो इसके बाद हम चलेंगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे हमारा है कैलकुलेट ऑफ लोड, जिसमें कि लाइव लोड हमेशा दिया रहता है, गिवन रहता है, और हमें डेड लोड या सेल्फ लोड निकालना रहता है। तो डेड लोड हमारा निकलेगा, हम पर मीटर के लिए निकालते हैं, B का मान 1 मीटर रखेंगे या 1000 mm रखेंगे। स्लैब में पर मीटर के लिए निकालते हैं, तो B का मान 1 मीटर रखेंगे इंटू D जो ओवरऑल डेप्थ आएगा यहाँ से। उसके बाद 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब क्या है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये हमारी कंक्रीट की डेंसिटी है, RCC कंक्रीट की डेंसिटी है। और वैसे प्लेन कंक्रीट की डेंसिटी 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो ये 25 इसलिए यहाँ लिया जाता है क्योंकि ये RCC कंक्रीट है। तो हम यहाँ से डेड लोड निकालने के बाद उसके बाद टोटल लोड निकालेंगे। हमारा टोटल लोड होगा लाइव लोड प्लस डेड लोड। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारा टोटल लोड निकलेगा। उसके बाद हम फैक्टर्ड लोड निकालेंगे। फैक्टर लोड क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी से टोटल लोड में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे यहाँ से फैक्टर लोड निकल जाता है। फैक्टर लोड निकलने के बाद हमारा, तो इसके बाद स्टेप नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा स्टेप 4 है कैलकुलेट ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ से हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला होता है WL इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 8। तो यहाँ से हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 5, जो कि हम यहाँ से निकालते हैं, कल चेक करते हैं कि जो हम एज्यूम किए हैं इफेक्टिव कवर D वो हमारा सही है या गलत। तो कैलकुलेट इफेक्टिव डेप्थ फॉर बैलेंस सेक्शन के लिए करते हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट को मोमेंट रेजिस्टेंस के इक्वल रखते हैं। रखने के बाद हमारा फार्मूला होता है यहाँ पे MU लिमिट इज इक्वल टू, ये डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए होता है। ग्रेड ऑफ फीड 250 के लिए, फीड 250 के लिए, जो कि माइल्ड स्टील से बोलते हैं, माइल्ड स्टील। उसके बाद हमारा MU लिमिट 0.138 FC के BD स्क्वायर, ये हमारा होता है FE 415 के लिए, जो कि HYSD बार होता है। MU लिमिट 1.133 FC के BD स्क्वायर, ये होता है हमारे FE 500 के लिए।
तो इसके बाद हम यहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे अपना, तो यहाँ से हम डी निकालेंगे। डी निकालने के बाद हम चलेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा डी, यहाँ डी कैलकुलेट निकलेगा। तो डी कैलकुलेट निकालने के बाद हम देखेंगे हमारा डी कैलकुलेट डी एज्यूम से छोटा है या बड़ा। तो देखेंगे सबसे पहले अगर हमारा डी कैलकुलेट जो अभी निकाले हैं डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील से, डी कैलकुलेट छोटा होगा अगर डी एज्यूम से जो माने हैं, तो हमारा सेक्शन या सेक्शन हमारा सेफ होगा। अगर हमारा डी कैलकुलेट बड़ा होगा डी एज्यूम से, तो हमारा फेल हो सकता है। तब हम वही प्रक्रिया बार फिर से दोहराएंगे, उसे थोड़ा बढ़ा करके। तो हम इसके बाद स्टेप नेक्स्ट चलते हैं। हमारा स्टेप हमारा है स्टेप 6वां, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील एट एरिया ऑफ स्टील मेन बार के लिए। मेन बार के लिए हम एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। तो मेन बार के लिए एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, तो हमारा इसका फार्मूला होता है AST = 0.5 FCK BD/FY ब्रैकेट में 1 - √1 - 4.6 BMU/FCK BD²। तो यहाँ से हमारा AST निकल जाता है। AST निकालने के बाद हम चेक करेंगे जो हमारा AST है हमारे सेक्शन के लिए कम तो नहीं ना है। तो हम यहाँ चेक मिनिमम रेनफोर्समेंट, तो हम चेक करेंगे यहाँ AST हमारा AST मिनिमम = 0.12/100 × BD। ये फॉर HYSD के लिए होता है। HYSD FE 415 एंड 500 के लिए होता है ये फार्मूला। उसके बाद AST मिनिमम हम निकालेंगे डिफरेंट ग्रेड के लिए 0.15/100 × BD फॉर माइल्ड स्टील के लिए, जो कि हमारा FE 250 के लिए होता है। तो हमारे यहाँ पे जो BD है हमारा 1 मीटर के लिए हम निकालेंगे, जो कि हम पूरे स्लैब में B का मान 1 मीटर रखेंगे या तो 1000 mm रखेंगे। पर मीटर के लिए ही हम स्लैब में निकालते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 7। स्टेप 7 कैलकुलेट ऑफ स्पेसिंग। तो उसके बाद हम एरिया ऑफ स्टील निकालने के बाद हम निकालते हैं कैलकुलेट ऑफ स्पेसिंग। हम निकालते हैं जो हमारा मेन बार होता है उसके सेंटर टू सेंटर बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्टील हमारा निकलने के बाद हम एज्यूम करेंगे कि डाया कितने mm का लेंगे। तो डाया हम एज्यूम डाया ऑफ बार, हम मेन बार में सबसे मिनिमम डाया लेते हैं 8 mm। 8 mm से कम नहीं ले सकते हैं मेन बार में। तो हम एज्यूम कर सकते हैं 8 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन 8 mm से कम नहीं एज्यूम कर सकते हैं मेन बार में। तो हम यहाँ एज्यूम करने के बाद नंबर ऑफ बार निकालेंगे। नंबर ऑफ बार निकालने के लिए पूरे AST में एरिया ऑफ 1 बार से भाग दे देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ बार निकल जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ बार निकालने के बाद उसके बाद हम स्पेसिंग निकालेंगे। स्पेसिंग हमारा होगा, स्पेसिंग के लिए हम निकालेंगे पूरे चौड़ाई में जितनी मेन बार की चौड़ाई होती है। मेन बार की चौड़ाई होती है मान लो 1 मीटर है, चौड़ाई में नंबर ऑफ बार से भाग दे देंगे तो हमारा स्पेसिंग आ जाएगा। ये स्पेसिंग आ जाएगा, मतलब कि सेंटर टू सेंटर जो हमारा मेन बार कितना इसमें आएगा। इसके बाद हम स्पेसिंग निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि स्पेसिंग हमारा सही है या गलत। हम तो उसके बाद नेक्स्ट को स्टेप पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 8वां है चेक स्पेसिंग। हम चेक स्पेसिंग जो यहाँ फार्मूला होता है, स्पेसिंग लेस देन मिनिमम आएगा 3D या तो 300 mm। अगर इस दोनों में जो मिनिमम आएगा, इस दोनों में मिनिमम जो आएगा, अगर हमारा यहाँ से निकाला है स्पेसिंग, यहाँ से निकाला है स्पेसिंग और इस दोनों में जो मिनिमम आएगा वही हम स्पेसिंग मान लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 9वां। स्टेप 9वां है हमारा कैलकुलेट ऑफ एरिया ऑफ स्टील डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए हम स्टील निकालने के
एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए हम सबसे पहले ए एस टी निकालेंगे। यहाँ ए एस टी इक्वल टू हमारा है, ए एस टी इक्वल टू 0.12 अपन 100 इंटू बी डी। यहाँ से मान निकालने के बाद नंबर ऑफ बार निकालेंगे। नंबर ऑफ बार निकालने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे एज्यूम डाई ऑफ बार। एज्यूम डाई ऑफ बार तो डिस्ट्रीब्यूशन बार में मिनिमम डाई ऑफ बार होता है 6 mm। 6 mm से हम कम डिस्ट्रीब्यूशन बार में डाया नहीं ले सकते हैं। तो हम 6 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 6 mm से कम नहीं ले सकते हैं। तो इसके बाद हम नंबर ऑफ बार निकालेंगे। नंबर ऑफ बार निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है AST, एरिया ऑफ स्टील अपॉन एरिया ऑफ 1 बार से भाग दे देंगे तो हमारा नंबर ऑफ बार आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बार निकालने के बाद हम स्पेसिंग निकालेंगे। स्पेसिंग हम निकालने के लिए B अपॉन नंबर ऑफ बार, यहाँ से हमारी स्पेसिंग आ जाएगा। हमारी स्पेसिंग आने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा स्पेसिंग सही है या गलत। तो यहाँ से हम चेक करेंगे स्पेसिंग। तो स्पेसिंग लेस देन मिनिमम, इसमें मेन बार में यहाँ पे 3D था और डिस्ट्रीब्यूशन बार में हमारा 5D और 300 mm। और जो निकाला हुआ स्पेसिंग है, इन तीनों में से जो हमारा मिनिमम आएगा उसे हम स्पेसिंग मान लेंगे। मतलब सेंटर टू सेंटर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना होगा, इन तीनों में से जो मिनिमम आएगा। उसके बाद तो हम यहाँ पे स्लैब में सीयर डिजाइन करेंगे। सीयर डिजाइन तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है सीयर डिजाइन यहाँ पे करेंगे। सीयर डिजाइन करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एल निकालेंगे। हमारा फार्मूला होता है सीयर डिजाइन सीयर फोर्स का VU इक्वल टू WL अपॉन 2। VU इक्वल टू WL अपॉन 2। तो हम यहाँ से देखेंगे और L इक्वल टू हमारा L क्लियर माइनस D। तो हम यहाँ से देखेंगे हमारा सीयर जो होता है, हमारा बियर मतलब सपोर्टिंग पे 0 होता है, जो कि हमारा सीयर मैक्सिमम होगा सपोर्टिंग फेज से D दूरी पर हमारा मैक्सिमम होता है क्या, सीयर। तो यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हमारा ये L इफेक्टिव होता है, L इफेक्टिव जो कि L इफेक्टिव होता है। उसके बाद यहाँ से क्लियर स्पेन हमारा होता है, यहाँ से बियरिंग, यहाँ से यहाँ तक हमारा L क्लियर होता है। तो L क्लियर माइनस हम करेंगे यहाँ से D और यहाँ से D करने के बाद उसके बाद हम यहाँ से L निकालेंगे। L हम क्यों यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो सीयर फोर्स होता है वो सपोर्ट पे 0 होता है, इसलिए हम L निकालेंगे, L लेंथ निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ से VU निकालने के बाद मतलब सीयर फोर्स निकालने के बाद हम निकालेंगे टाउ V, जो कि नॉमिनल टाउ V निकालने के बाद टाउ V का फार्मूला होता है हमारा VU अपॉन BD। यहाँ से निकालने का फार तो हम यहाँ से निकालेंगे फार टाउ मैक्स, जो कि डिपेंड होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो हम यहाँ पे जो कि ये हम फ्रॉम टेबल से निकालेंगे, IS कोड के द्वारा हम दिखाएंगे आप लोगों को कि टेबल क्या है, कितना वैल्यू होता है इसका। तो यहाँ हमारा टेबल है जो कि टाउ सी मैक्स होता है परमिसिबल सीयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कि डिपेंड होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो हमारा M15 के लिए हमारा टाउ सी मैक्स होता है 2.5 और M20 के लिए 2.8, M50 के लिए 25 के लिए 3.1 और M30 के लिए 3.5 होता है। M35 के लिए 3.7 और M40 के लिए 4.0 होता है। तो यहाँ से हम उसके बाद देखेंगे, यहाँ से निकालने के बाद हमारा होगा अगर यहाँ से हमारा जो निकला हुआ टाउ सी मैक्स हमारा होगा टाउ सी मैक्स, अगर वो टाउ V से छोटा, टाउ सी मैक्स टाउ V से बड़ा होगा, टाउ सी मैक्स से अगर छोटा होगा तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ होगा। तो फिर उसके बाद हम यहाँ से भी चेक करते हैं टाउ V इज ग्रेटर नॉट देन 0.5 टाउ सी मैक्स। यहाँ चेक करने के बाद हमारा अगर टाउ V छोटा आया के टाउ सी से तो हमारा स्ट्रक्चर ओके रहेगा। टाउ सी का नॉमिनल स्ट्रेस है ये, नॉमिनल स्ट्रेस और ये
परमिसिबल स्ट्रेस फोर्स होता है टाउ सी मैक्स। तो यहाँ हमारा ये डिजाइन स्टेप है समाप्त हुआ। दोस्तों अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, ताकि आप लोगों को घंटी बजाएं और उसे घंटी बजाएं ताकि आप लोगों को